हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 9th के फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है बल तथा गति के नियम का आज हम लोग जो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर लिए थे। इसमें जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं टोटल 28 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है तीसरा चैप्टर में। ये और भारतीय भुवन का बुक है, ठीक है। भारतीय भुवन के बुक से जितने भी क्वेश्चन है लघु उत्तरीय उनको हम लोग देखने वाले हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल मेरा जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, राजन एकेडमी क्लासेज। उसको ज्वाइन करके यहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है बल की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। बल उस बाह्य अभिक्रियाओं को कहते हैं जो वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करे, बल कहलाता है। और बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसको एन से सूचित करते हैं। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। उस पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ए गेंद पर किक लगाकर उसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुंचाता है। अब बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर सी गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी डी की ओर किक लगाता है। तो उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है। गेंद का वेग 3 बार बदलता है। एक, जब ए किक लगाता है बी की ओर। दूसरा, जब बी किक लगाता है गोल कीपर की ओर। और 3, जब उसे सी पकड़कर डी की ओर किक लगाता है। उसी प्रकार गेंद पर 3 बार बल लगता है। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा लिखे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वे बल संतुलित कहे जाते हैं। और दूसरी ओर यदि किसी वस्तु पर लगे अनेकों बलों का परिणामी बल अनेकों बारों यहाँ पे लिखना चाहिए, परिणामी बल शून्य ना हो तो उसकी विराम अवस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे बलों होना चाहिए, यहाँ पे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बल लिखना है, आकार देना है बलों को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। एक सामान्य अनुभव है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बना रहता है। यह भी कल्पना करना कठिन नहीं है कि घर्षण मुक्त ताल पर एक पिंड एक ही वेग से हमेशा चलता रहेगा। इस तरह किसी पिंड के वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण के लिए बाहर से बल लगाना आवश्यक है। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में अचर वेग के साथ गति अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं उसे जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था, इसलिए इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। उसका अगला क्वेश्चन हमारा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बलों यहाँ पे होगा, बालों नहीं होगा, बलों। ठीक है, बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। किसी कण पर लगे 2 या 2 से अधिक बलों, सब जगह बालों लिखा गया, बलों होना चाहिए। ठीक है, बलों का परिणामी बल वह एकल बल है जिसका उस कण पर प्रभाव दी हुई बलों के सम्मिलित प्रभाव के समान होता है। यहाँ पे बालों की जगह पे लिखना है, बालों नहीं होगा। ठीक है, बालों नहीं होगा, बलो होगा। यहाँ पे इसकी जगह पे जहाँ जहाँ बालो है वहाँ पे क्या लिखेंगे, बलो। आपका जो है एक्स्ट्रा आ गया है, बलो लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी करना है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों की परिणामी यदि शून्य हो तो वे संतुलित कहे जाते हैं। इसे पहले भी बता चुके, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और संतुलित बलों के अधीन कोई वस्तु इस तरह बर्ताव करती है कि मानो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि संतुलित बल में जितना हम एक साइड से लगाएंगे उतना ही दूसरी साइड से लगाएंगे, इसका त्वरण भी क्या होगा, शून्य होता है। उसी प्रकार वस्तु पर लगने वाला 2 बल संतुलन में है तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और उसके परिणाम क्या होंगे,
बराबर होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को लिखें और उसकी व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान की गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना कार्य करे। न्यूटन का प्रथम नियम यही है, इसकी व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे, इसमें दो कथन निहित होते हैं। पहला कथन तो ये लिखेंगे कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि बाह्य बल नहीं लगाए जाए, और एक सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिशील वस्तु उसी वेग से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, इसका भी व्याख्या ही करना है। जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, मतलब जड़त्व पूछेगा, जड़त्व होता है कितना प्रकार के, जड़त्व जो है ये जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस जड़त्व के कारण वस्तु की विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा होता है गति का जड़त्व, इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जिस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा या अधिक होती है, यदि हम एक ही आकार की फुटबॉल तथा पत्थर को ठोकर मारे तो फुटबॉल काफी दूर जाएगी, परंतु उसी आकार में पत्थर अपनी जगह हिलेगा भी नहीं और हमारे पाँव में चोट भी लग सकती है यहाँ पे लिखना। इससे स्पष्ट होता है कि फुटबॉल की अपेक्षा पत्थर में अपनी गति में परिवर्तन को रोकने की क्षमता अधिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है। क्वेश्चन ये पूछा है, क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु अशून्य वेग गति कर सकती है। हाँ यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिणाम एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, हाँ शून्य बाह्य असंतुलित बल अर्थात F0 हो सकता है, अनुभव करती है वस्तु न्यूटन के प्रथम नियम से सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में होगी, अर्थात उसके वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से स्पर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि बक्सा नियत वेग से चल रहा है इसीलिए उस पर परिणामी बल शून्य होगा, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात हमारे द्वारा लगाए गए बलों को घर्षण बल संतुलित कर रहा है और बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन का होगा। जितना लगा रहे उतना ही बल लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, किसी बस के अकस्मात चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, जब गाड़ी या बस अचानक चल पड़ती है तब उसमें सवार यात्री का निचला भाग गाड़ी या बस के साथ गतिमान तो हो जाता है, जबकि विराम के जड़त्व के कारण यात्री के शरीर का ऊपरी भाग विराम में रहता है, इसीलिए गाड़ी या बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। उसके बाद अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाए जाने पर आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, जड़त्व के नियम के अनुसार अगर कोई पिंड गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। जब गाड़ी गतिशील रहती है तो उसमें बैठा सवारी भी गतिशील रहता है, और गाड़ी के एकाएक रुक जाने पर उस पर खड़ा व्यक्ति या यात्री पूर्व अवस्था में रहना चाहता है, जिससे कि वो आगे की ओर झुक जाता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, चलती गाड़ी 13 नंबर क्वेश्चन है, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या करें। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, ऐसा जड़त्व के कारण ऐसा जो है ऐसा जड़त्व के कारण होता है। चलती गाड़ी में सवार व्यक्ति गाड़ी के साथ भी गति की अवस्था में रहता है, परंतु जब वह व्यक्ति गाड़ी से उतरता है तो उसके पैर विराम में आ जाते हैं, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहता है और वह गाड़ी की दिशा में गिर पड़ता है और घायल हो जाते हैं, जो खतरनाक भी है। और गिरने से बचने के लिए उसे गाड़ी की गति की दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना
चाहिए, जिसके कारण वह गिरने से बच सकता है। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, फिसलन पट्टी जमीन पर चलना कठिन होता है, क्यों? व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे, जब हम जमीन पर चलते हैं तो पैर और जमीन के बीच घर्षण के कारण हम जमीन पर तिरछा क्रिया बल लगाते हैं। जब हमें आगे बढ़ाना होता है तो हम जमीन पर पीछे की ओर बल लगाते हैं, और फिसलन पट्टी जमीन पर चलने में कठिनाई होती है, क्योंकि तब घर्षण कम हो जाता है, जिससे गिरने की संभावना अधिक होती है। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, पत्तियां शुरू में विराम अवस्था में रहती है, जो जड़त्व के कारण इसी अवस्था में रहना चाहती है, लेकिन जब हम शाखाओं को तेजी से हिलाने में से उसकी स्थिति बदल जाती है तथा जड़त्व के कारण पत्तियां टूटकर गिर जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जब किसी कालीन या दरी को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी तो गतिशील हो जाती है, जबकि धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं तथा इस प्रकार धूल दरी से बाहर आ जाती है। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। ये सब हम थ्योरी में करवाए हैं। ठीक है, तो अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर सवार आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, अगर कोई पिंड गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहते हैं गति की जरूरत के कारण। जब घोड़ा गतिशील रहता है तब उस पर सवार भी गतिशील रहता है, और घोड़ा के एकाएक रुकने जाने पर उस पर सवार पूर्व अवस्था में रहना चाहता है, वह आगे की ओर फेंका जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, दरी खींचने पर उस पर खड़ी व्यक्ति उलट जाता है, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे, दरी पर खड़ा व्यक्ति अपने शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है, जबकि दरी खींचने से दरी के बीच घर्षण पैदा हो जाता है। इस कारण वह गति की विपरीत दिशा में झुक जाता है, अर्थात दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है या गिर जाता है पीछे की ओर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, बस की छत पर खड़े सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जब सामान को बस की छत पर रखते हैं तो ये बस के साथ जुड़े नहीं होते हैं। इस स्थिति में बस जब अचानक चलना शुरू करती है तो कुछ हल्के सामान बस की छत से पीछे की ओर गिर भी सकते हैं। यदि चलती हुई बस अचानक से रुके तो सामान आगे की ओर गिर सकता है, इसलिए बस की छत के ऊपर सामानों को बांध कर रखने के लिए कहा जाता है। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, संवेग की परिभाषा दे। क्वेश्चन में बोला है संवेग की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? तो इसका परिभाषा लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से, किसी वस्तु, द्रव्यमान और इसके संवेग या इसके वेग, संवेग का परिभाषा देना है, किसी वस्तु, द्रव्यमान और इसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, अर्थात P बराबर m भी संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुना वेग, और संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होती है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? ये न्यूटन के तीसरे नियम में पालन करता है, क्योंकि खिलाड़ी जब हाथ को पीछे खींचता है तो उसमें समय मिल जाता है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी आती है, जिससे उसको चोट कम लगता है। इसका उत्तर लिखेंगे, तेज गति से आती हुई गेंद को रोकने के लिए गेंद को परमांडल बल लगाना पड़ता है। यदि गेंद को अचानक रोका जाए तो उसके अति उच्च वेग को शून्य होने में बहुत कम समय लगेगा, जिसके लिए काफी बड़ा मंदन बल थोड़े समय के लिए लगाना पड़ेगा। इस कारण हम हाथ से जख्मी हो सकते हैं। मतलब डायरेक्ट अगर हाथ को नहीं खींचेंगे, कैच लेंगे तो हमें चोट लग जाएगा। और गेंद की गति की दिशा में कुछ समय के लिए हाथ पीछे की ओर गेंद को धीरे धीरे रोका जाता है, तो गेंद के अति उच्च वेग को शून्य करने में कुछ समय मिलता है, जिसके कारण हम हाथ को पीछे खींचते हैं और चोट लगने से बच जाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, और थ्योरी में लिखाई भी थी। उसके बाद शॉर्टकट में लिखाई थी, तो इसमें बहुत बड़ा दिया है। उसके बाद अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या करें। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम क्रिया प्रतिक्रिया कहलाता है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, न्यूटन का तृतीय गति नियम बताता है कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल
दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, या दूसरे शब्दों में प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, घोड़ा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहिए पर विपरीत दिशा में लगाते हैं तो घर्षण बल से अधिक होती है, तब गाड़ी आगे बढ़ती है और घोड़ा यह बल अपने टापों से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में बल लगाकर पैदा करती है और गाड़ी गाड़ी घोड़ा जो आगे की ओर बढ़ पाता है। उसके बाद अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें। लिखेंगे, संवेग संरक्षण न्यूटन का द्वितीय नियम से स्पष्ट है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु पर बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, इसकी व्याख्या इस प्रकार से देख सकते हैं। 25 का उत्तर जो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, रॉकेट या जेट विमान के नौदन में रॉकेट के पिछले भाग में एक तंतु से होकर गैस अति उच्च वेग उच्च गति से बाहर निकलती है और गैस द्वारा वहन किए गए संवेग के बराबर और विपरीत संवेग के रॉकेट प्राप्त करता है। यह संवेग रॉकेट या जेट के विमान को आगे की ओर धक्का देने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है, जिससे रॉकेट या जेट विमान आसानी से वायुमंडल रहित आकाश में उड़ता है। उसके बाद अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयात मात्रा में पानी फेंकने वाले रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, रबर की नली से बहुयात मात्रा में पानी तभी निकलती है जब उस पर नली द्वारा आगे की ओर बड़े परिमाण का क्रिया बल लगे। इसके उत्तर में पानी भी नली पर पीछे की ओर गति करना चाहेगी और उसे रोके रखने के लिए अग्निशमन कर्मचारी को कठिनाई होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का दे लगाता है परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता है, क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, लड़के द्वारा ट्रक पर आरोपित बल के विरुद्ध सड़क पर बराबर परिमाण का घर्षण बल लगाता है, जो लड़के द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर देता है और ट्रक पर परिणामी बल शून्य हो जाता है, इसलिए ट्रक नहीं चल पाता है, ट्रक गतिशील नहीं होता है। इसमें हम जितने भी अभी लघु उत्तरीय प्रश्न थे इस चैप्टर का उसको कवर किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।